17 सितंबर को प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। वो 75 बरस के हो जाएंगे और ये बहस इस देश में बड़ी हो चली है। 75 की बरस के बाद रिटायर होंगे या नहीं होंगे। हालांकि आरएसएस की तरफ से कल संकेत दिए गए, ना तो हम किसी को कहते हैं और ना हम खुद होते हैं। सुनाएंगे और बताएंगे जरूर, लेकिन अब तारीखों को आप नोट कर लीजिए। 17 सितंबर प्रधानमंत्री 75 बरस के होंगे। इस वक्त राजनीति की धड़कनें दोस्तों बहुत ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से एक एक तारीख 17 सितंबर की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की धड़कनें तेज होती हुई नजर आ रही है। दावा यह किया जा रहा है कि मोदी के लिए अल्टीमेटम जारी। आरएसएस ने मोदी के इस्तीफे का नोटिस थमा दिया कि भाई इस्तीफा चाहिए हमें, सीधे तौर पर कि भाई अब तुम 17 सितंबर को 75 साल के हो जाओगे, यह बात कही जा रही है। मोदी का इस्तीफा तैयार हो गया है। बीजेपी के कद्दावर नेता नितिन गडकरी ने जो दावे किए हैं दोस्तों, उससे कहीं ना कहीं देश की आंखें खुल सकती हैं, जनता की आंखें खुल सकती हैं कि किस तरह से लूट मचाई जा रही है। तो क्या कुछ खबर सामने निकल के आ रही है, आप इस रिपोर्ट को देखिए। दोस्तों नमस्कार। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। वो 75 बरस के हो जाएंगे और ये बहस इस देश में बड़ी हो चली है। 75 की बरस के बाद रिटायर होंगे या नहीं होंगे। हालांकि आरएसएस की तरफ से कल संकेत दिए गए, ना तो हम किसी को कहते हैं और ना हम खुद होते हैं। सुनाएंगे और बताएंगे जरूर, लेकिन अब तारीखों को आप नोट कर लीजिए। 17 सितंबर प्रधानमंत्री 75 बरस के होंगे। 15 सितंबर मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी, जो वंतारा जू चलाते हैं जामनगर में, उनके खिलाफ जो एसआईटी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बनाई है, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी और 15 सितंबर को सुनवाई होगी। यानी वंतारा पर ताला लग जाए या फिर सरकार और अंबानी के बीच कोई सहमति बन जाए। अंबानी और सरकार के ठीक पहले 12 सितंबर को यह माना जा रहा है कि मुकेश अंबानी की मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ होनी है। उससे पहले की तारीख 9 सितंबर उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना है और इस चुनाव को लेकर धड़कनें इसलिए भी बड़ी हैं कि कौन वोट किसके साथ खड़ा होकर दे देगा कोई नहीं जानता, क्योंकि ना तो व्हिप जारी होता है और ना ही किसी पन्ने में कोई हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो वोट किसने कैसे दे दिया, वो बीजेपी के भीतर का कोई स्वयंसेवक हो जो सांसद के तौर पर वोट उस उम्मीदवार को ना दे जिसे एनडीए ने खड़ा किया, वह उस उम्मीदवार को दे दे जो इंडिया गठबंधन की तरफ से खड़ा है। और अगर ऐसा होगा तो एक बड़ी हार मौजूदा वक्त में राजनीतिक सत्ता को तो होगी ही, जिसको लेकर माना जा रहा है कि उन्हें पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को एक झटके में ही निपटा दिया। उससे पहले एक नई तारीख सामने आ गई, 1 सितंबर। इस दिन सबसे कद्दावर नेता बीजेपी के भीतर के कद्दावर मंत्री, प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट के असल चेहरे नितिन गडकरी, इन्होंने जो पूरा का पूरा इस देश में एक प्लान दिया इथेनॉल को लेकर और यह बताया कि इथेनॉल से क्या क्या लाभ होगा। सरकार ने मुहर लगा दी, नीति आयोग ने मुहर लगा दी, कई अनुसंधान केंद्रों ने मुहर लगा दी और सरकार की तरफ से तो आखिरी मुहर 12 अगस्त को ही लगी है, यानी इसी महीने लगी है। लेकिन जनता के भीतर बहुत सारे सवाल थे। इथेनॉल को लेकर गाड़ी कम माइलेज दे रही है, गाड़ी खराब हो रही है, कंज्यूमर का ध्यान रखा नहीं जा रहा है, और अगर तेल की कीमत कम हो रही है तो जनता को लाभ तो मिल नहीं रहा, लाभ कोई और उठा ले जा रहा है। वो कौन है? ये सारे सवाल लेते हुए एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में पहुंची। ठीक उसी तरीके से जैसे वंतारा को लेकर सवाल उठे थे और एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में पहुंची और एक झटके में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन कर दिया, तारीख निर्धारित कर दी। 12 तारीख तक आप रिपोर्ट दीजिए, 15 को हम सुनवाई करेंगे। ठीक उसी तर्ज पर एक पीआईएल हुई और यह पीआईएल जो पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तर्ज पर इस देश के सामने
ग्रीन फ्यूल के नाम पर इथेनॉल के जरिए रखा गया, उस पीआईएल में उसी पर निशाना साधा गया और यह पूरा का पूरा बेबी नितिन गडकरी का है। एक झटके में वो पीआईएल एक्सेप्ट हो गई। 3 जजों की बेंच इसकी सुनवाई 1 सितंबर को करेगी और सुनवाई करने वालों की कतार में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई भी होंगे। यानी सवाल तो बड़ा है, एक झटके में इस देश के भीतर क्या कुछ हो रहा है और क्या वाकई सरकार मौजूदा वक्त में जो सत्ता संभाले हुए है और जिस जोड़ी को लेकर बहुत सारे सवाल लगातार उठते रहते हैं, क्या वो कोई आखिरी लड़ाई लड़ रही है? एक ऐसी लड़ाई लड़ रही है जिसमें खुद को बचाना है। खुद को बचाने का मतलब अपनी कुर्सी को बचाना है। यह कुर्सी बीजेपी के भीतर से नहीं खिसक रही है, बल्कि बीजेपी की अगुवाई करने वाले नेताओं की कुर्सी पर खतरा है। तो फिर यह खतरा बाहर से नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक झटके में इंडिया की ताकत बढ़ गई, यानी इंडिया गठबंधन की ताकत बढ़ गई, ऐसा भी नहीं है। यह मुश्किल अपने भीतर से है, यह मुश्किल बीजेपी के भीतर से है, यह मुश्किल संघ के भीतर से है। हालांकि बीते 3 दिनों तक दिल्ली में कमोवेश ऐसी कोई नीति खुलकर आई नहीं संघ सरसंघचालक की तरफ से कि उन्होंने मोदी गवर्नेंस का विरोध किया हो। उन्होंने बाकायदा स्वदेशी का राग अलापा, उन्होंने इकोनॉमिक तौर तरीके बतलाए। स्वदेशी का राग अलापते समय यह भी कह दिया कि दरअसल ऐसा मत मानिए कि विदेश के साथ कोई संपर्क और संबंध ही ना रहे, अब यह नहीं चलता है, बॉर्डर हट चुके हैं। तमाम बातें कही गई, लेकिन सबकी जहन में तो एक ही सवाल था, रिटायरमेंट। इससे पहले इंडिकेशन खुद मोहन भागवत जी ने दिए थे। तो सरसंघचालक ने कल जो इंडिकेट किया वो मैसेज बहुत साफ था कि नहीं नहीं, हम नहीं कहेंगे कि आप रिटायर हो जाइए, सभी तो स्वयंसेवक ही हैं। तो आज बात की शुरुआत उनकी बात से करते हैं। तब बड़ा सवाल यह होगा, मुकेश अंबानी जो सबसे करीब कॉरपोरेट अडानी के बाद उनके बेटे को निशाने पर क्यों लिया गया? सबसे चेहरे वाले और कद्दावर नेता के तौर पर जो बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, संघ के करीबी हैं, महाराष्ट्र और नागपुर से आते हैं नितिन गडकरी, उनके पूरे इथेनॉल को लेकर अदालत के भीतर एक पीआईएल को एक झटके में एक्सेप्ट कर लिया गया। इन परिस्थितियों को टटोलने से पहले एक क्षण के लिए सरसंघचालक मोहन भागवत जी के रिटायरमेंट पर दिए हुए चंद सेकंड की बातों को सुन लीजिए और ठहाका लगाइए। I never said that I will retire or someone should retire. In Sangha, we स्वयंसेवक। तो जो जिक्र सरसंघचालक ने किया, तमाम स्वयंसेवक खिलखिलाकर हंस पड़े। सवाल हंसने का नहीं है, यह दौर शायद मौजूदा राजनीतिक सत्ता को संभाले हुए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी, उनको चुनौती देने की परिस्थितियों के बीच कई सवाल हैं। घरेलू राजनीति के सवाल हैं, घरेलू विचारधारा के सवाल हैं। घरेलू विचारधारा से निकलकर वो कॉरपोरेट की ताकत के साथ मिलने के संकेत हैं। कॉरपोरेट की ताकत अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कैसे प्रभावित कर रही है और किसे कर रही है, यह भी अंबानी के जरिए समझा जा सकता है, जिनकी मुलाकात माना जा रहा है कि 12 सितंबर को अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से होगी, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति से होगी, जिनके प्रशासन की तरफ से 1-2 नहीं बल्कि आधे दर्जन से ज्यादा, वो चाहे वाइस प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, चाहे व्हाइट हाउस के सलाहकार ही क्यों ना हो, सबके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और बकायदा यूक्रेन वार को तो मोदी वार शब्द में ढाल दिया गया। और इतना ही नहीं, यह भी कह दिया गया कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कैसे किसी ऑथोरिटेरियन सत्ता के साथ मिल सकता है, जो कि चीन है। वहां तो चुनाव होते नहीं है और दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ तो अमेरिका है। तो फिर प्रधानमंत्री मोदी ने यह रास्ता क्यों पकड़ा? कमोवेश निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी है। यानी निशाने पर क्या भारत नहीं है, सिर्फ कितना बड़ा खेल चल रहा है आप लोगों के साथ। कॉर्पोरेट इस बात को समझ रहा है कि उसने जो भी कमाई पूंजी की है वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर के जरिए की है, और एक झटके में डॉलर से निकलकर रुपए पर आना, रुपए के जरिए रूबल पर जाना, रूबल के जरिए किसी अपनी घरेलू इकोनॉमी को संभालने के लिए
घरेलू करेंसी के आश्रय चल पड़ना, शायद कोई भी कॉरपोरेट एक झटके में इसे बर्दाश्त कर नहीं पाएगा और रिलायंस तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएगा। अडानी कर सकते हैं क्योंकि 2014 से पहले उन्हें कोई जानता नहीं था। 2013-14 में जब उनका चार्टेड उड़ता था आसमान में और प्रधानमंत्री उस समय प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, वह उस जहाज में बैठकर निकलते थे तो लोग पूछा करते थे, अच्छा इस पे अडानी क्यों लिखा हुआ है, ये तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। धीरे धीरे सबको समझ में आ गया कितने 1000% का मुनाफा बीते 11 वर्षों में हो गया। लेकिन एक क्षण के लिए फिर लौटिए, क्या यह पूरा कॉकस एक नए तरीके से भारत की राजनीति के भीतर उभार है? मुकेश अंबानी के बेटे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 15 तारीख को होनी है और अब 1 सितंबर को यह तय होगा कि 3 जजों की बेंच इथेनॉल पर क्या निर्णय देती है। उससे पहले एक चीज समझ लीजिए, बाकायदा सरकार की तरफ से 12 अगस्त 2025 को पीआईबी ने पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। उस प्रेस विज्ञप्ति में बहुत साफ तौर पर लिखा गया कि दरअसल जो शिकायत हो रही है, माइलेज गाड़ी का कम हो जाता है, वाहन पर असर पड़ता है, तो उसका जवाब उन्होंने दिया, यानी नितिन गडकरी के इथेनॉल प्रोजेक्ट पर मुहर लगाई गई थी। एक झटके में यह इतनी तेजी से रवानगी क्यों हो गई? क्या सरकार पर संकट वाकई बहुत गहरा है? तो एक क्षण के लिए जरा सरकार ने क्या क्या कहा इसको पहले। दोस्तों, स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आरएसएस की तरफ से इस्तीफे का नोटिस थमा दिया गया। ये एक सवाल है, क्या थमा दिया गया? क्या इस्तीफे का नोटिस थमा दिया गया? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 17 सितंबर को अपने पद से इस्तीफा देंगे? क्या 17 सितंबर से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा तैयार हो गया है? एथेनॉल को लेकर जो बात की जा रही है कि लोगों को उसका बिल्कुल भी लाभ नहीं मिल पा रहा। अगर आप किसी चीज को महंगा करके मद्दा कर दे रहे हैं, सस्ता कर दे रहे हैं, कम दाम में बेच रहे हैं, बात तो वही आ रही है एथेनॉल को लेकर। अब आप लोग समझ सकते हैं कि राजनीति की धड़कनें किस तरह से बढ़ी हुई है। वाजपेयी ने इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ बताने की कोशिश की है, बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है। आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।